Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Nationalism in India and also welcome back to our channel that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic from the chapter Nationalism in India. जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इस चैप्टर का कंसेप्ट हमने वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम जो इसके हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं और उनको कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को बिल्कुल डीपली रिवाइज करने वाले, ताकि अगर लैंग्वेज चेंज होकर भी क्वेश्चन आता है तो तब भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज पार्ट ए। एक्सप्लेन व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मैंने दोबारा क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे 3 वर्ड्स आए हैं। एक आया नेशनलिज्म, एक आया कॉलोनीज और एक आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। बेटा जब तक आप इनको नहीं समझ पाओगे तो आगे क्वेश्चन को पढ़ना बिल्कुल ही बेकार है, दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। तो इसीलिए सबसे पहले नेशनलिज्म को समझिए कि नेशनलिज्म होता क्या है। देखिए, अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें, अगर हम पिछले वाले चैप्टर में जाएं थोड़ा सा, तो वहां पे क्या था, हमने यूरोप की बात की थी और यूरोप में कोई कॉलोनीज नहीं थी। जैसे ब्रिटेन था बेटा, ब्रिटेन ने सीधा मॉडर्न अपने टाइम से सीधा कॉलोनियल पीरियड वहां पे नहीं था और वो सीधा अपना डेमोक्रेसी की तरफ, नेशन की बिल्ड नेशन की तरफ चले गए बेटा। लेकिन जहां पे कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनीज क्या होती है पहले उसको समझिए। जब कोई एक अनदर रीजन के लोग दूसरे रीजन में आके वहां पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार अपना शासन करना स्टार्ट कर दें, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डोमिनियन बना ले, डोमिनेशन की पावर ले आए, बेटा उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए, पहले यहाँ पे व्यवहार करने के लिए आए थे और उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे आकर उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ मतलब रूल्स रेगुलेशंस उनके हो गए, उनकी सरकार भी उनकी वायसराय बनने लगे, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉलोनियल रूल बोला जाता है। और उसका उल्टा होता है बेटा एंटी कॉलोनियल। एंटी कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे सोचो तुम, जैसे कोई वायरस होता है, तो वायरस का जो मीन्स नेगेटिव होता है उसके अपोजिट में होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी वायरस। तो ऐसे ही कॉलोनीज का दूसरा अपोजिट क्या होता है बेटा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट होता है। देखो, आपको नेशनलिज्म, सबसे पहले नेशनलिज्म को समझिए। व्हाट इज नेशनलिज्म, क्या होता है बेटा। नेशनलिज्म होता है, ये डिजायर होता है बेटा एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का बेटा, जो सेम से जब वो शेयर करते हैं, सेम उनकी रेस है, उनका कल्चर भी सेम है, उनकी लैंग्वेज भी सेम है, उनकी हिस्ट्री भी सेम है, उनका सब कुछ सेम है। मीन्स वो रहते आ रहे हैं बहुत लंबे पीरियड से, उनकी पीढ़ियां जो बेटा वहां पे रहती आ रही हैं और अब उसके ऊपर उनको किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। उसके बाद उनमें गुस्सा आ जाता है और उन गुस्से में वो क्या चाहते हैं, वो एक अलग से इंडिपेंडेंटली अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंटली देखना चाहते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जो ये डिजायर होता है ना, ये लव फॉर द कंट्री होता है ना बेटा, उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। जब तक आपका देश आजाद नहीं है, योर कंट्री इज नॉट बिकम फ्री, तब तक तो इसको नेशनलिज्म देखा जाता है दूसरी नजर से बेटा, कि लोगों का डिजायर है कि हमारे देश के अंदर भावना कि मैं अपने देश को आजाद करवाना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपके देश को फ्रीडम मिलती है तो उसके बाद वो नेशनलिज्म की भावना नहीं होती, नहीं। लव एंड प्राइड फॉर कंट्री इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनलिज्म बेटा। लव और प्राइड आपका आपकी कंट्री के लिए है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनलिज्म, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, नेशनलिज्म बोल सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन को जोड़िए, सारे जो आपने इंफॉर्मेशन को ब्रेक किया है, नेशनलिज्म को समझा, कॉलोनीज को समझा और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को भी समझा। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलोनियल मूवमेंट का जो अपोज करना लोगों द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये बोलते हैं कि जो कॉलोनीज होती है ना, उनमें नेशनलिज्म ना किससे लिंक्ड होता है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक होता है। अरे देश, आपका नेशन तभी तो बिल्ड होगा जब आपका देश कॉलोनी से आजाद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको नेशनलिज्म की भावना में आप किसका अपोज करना स्टार्ट करेंगे, आप कॉलोनीज का अपोज करना ही तो स्टार्ट करेंगे ना। क्योंकि जब आपकी कॉलोनीज आपको अफेक्ट करती हैं, बिजनेसमैन को अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं, किसी पीसेंट्स को अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं, कोई दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से अफेक्टेड होता है।
लेकिन जब ये लोग इन इफेक्ट्स के दुख आकर एक साथ जुड़ जाते हैं, एक यूनिटी के साथ आते हैं, तब एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है कि जो सारे लोग थे बेटा वो एक साथ आ गए और उन्होंने कॉलोनी के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि अब हमें इस शासन से, इन कॉलोनी से क्या चाहिए बेटा, फ्रीडम चाहिए। इनसे क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोलते हैं। जैसे ही वो यूनिटी आएगी बेटा, तो किसकी भावना आ जाती है उनके अंदर, नेशनलिज्म की भावना आ जाती है। और उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन है कि जो कॉलोनीज होती है बेटा, उनमें नेशनलिज्म जो होता है बेटा वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लिंक क्यों होता है। अब आंसर आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं क्योंकि आपने क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, आपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर दिया। अब आगे देखिए क्या पढ़ा है। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट गिव ए कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। मैंने आपको बताया सारी यूनिटी के रूप में लोग आते हैं अलग अलग, टू द पीपल टू कम अलोंग, एक साथ आना एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। और किसके लिए लड़ते हैं बेटा, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। इन सेवरल कॉलोनीज की अगर हम बात करें, जिसमें इंडिया है जहां पे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म का हुआ बेटा, कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, वहां पे भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था बेटा। किसके साथ कनेक्ट था बेटा, वो नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट था। इन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल विद colonialism people began discovering their unity। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलोनिज्म के खिलाफ स्ट्रगल करने में वो किस किस को डिस्कवर कर लेते हैं, वो यूनिटी को। क्योंकि कॉलोनी जो होती है ना, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि जो पीसेंट्स के ऊपर कॉलोनीज का इफेक्ट पड़ा है वही सेम इफेक्ट बिजनेसमैन के ऊपर भी पड़ेगा, अलग अलग होता है सबके ऊपर। बिजनेसमैन को टैक्स वगैरह में परेशानी होती है, पीसेंट्स वगैरह को टैक्स वगैरह देने में परेशानी होती है। और जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स सबको देना है तो इसमें सबको परेशानी होती है। तो इसके साथ सारे के सारे किसके साथ आते हैं, यूनिटी के साथ आते हैं। और जब ये यूनिटी फॉर्म हो जाती है वही होता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बेटा। और इसी से भावना कौन सी ग्रोथ होती है बेटा, नेशनलिज्म की, कि हम सब एक हैं, हमें अपने देश की आजादी चाहिए, हमें नेशनलिज्म चाहिए। तो इसी को बोलते हैं बेटा बिगिन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी एंड द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड। और फीलिंग वो क्या फील करते हैं, ओप्रेस्ड फील करते हैं कि उनका शोषण हो रहा है। वो कॉलोनी उनका क्या कर रही है बेटा, शोषण कर रही है और अपने रूल्स और रेगुलेशन से चला रही है। तो प्रोवाइडेड ए शेयर बॉन्ड बेटा, तो एक शेयर करते हैं बॉन्ड को, दैट टो इट ऑल टाइम टुगेदर, जो सबको टो इट करता है बेटा, जब को सबको एक साथ टुगेदर टाइट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शेयर्ड बॉन्ड बोलते हैं। हेंस द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होता है वो कॉलोनीज किससे लिंक्ड होती है बेटा, एंटी कॉलोनी मूवमेंट से लिंक्ड होती है। तो यही आपका क्वेश्चन था, तो जिसको मैंने आपको क्लियर करवाया कि नेशनलिज्म क्या होता है, कॉलोनीज क्या होती हैं और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आपका क्या होता है। तो उसी के ऊपर हमने बात की। जैसे कि मैंने एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, जब भी कोई कॉलोनी होगी उस कॉलोनी के पीपल को ओप्रेस किया जाएगा और ओप्रेस करने वाले फैक्टर अलग अलग होंगे। लेकिन जब वहां के लोग फील करने लगेंगे कि उनको ओप्रेस्ड किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर डोमिनेशन की पावर आ रही है, तो उनमें एक यूनिटी का बॉन्ड बन जाता है और वो एक बॉन्ड को शेयर करते हैं। वो बॉन्ड किसके लिए होता है, उनके देश के लिए होता है। तो उनको वैसे तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो देश के प्रेम की लव और डिजायर होता है, उसको हम नेशनलिज्म का नाम दे सकते हैं बेटा। इस प्रकार से ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कॉलोनीज है वो लिंक्ड होता है बेटा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब एक बात बताइए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ये वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हमारा बाल्कन रीजन था बेटा। एक उसके रीजन को लेकर वहां पे उसके ऊपर डोमिनेशन की पावर चाहते थे, जैसे जैसे ओटोमन एम्पायर से हो रहे थे सारे के सारे उसके ऊपर डोमिनेशन की पावर चाहते थे। दैट इज द अदर केस कि मतलब वर्ल्ड वॉर के बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ना वो नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनल मूवमेंट को ग्रोथ करने में किस तरीके से हेल्प की है। तो इसमें देखो कुछ ना कुछ नेशनल मूवमेंट कब गेन होता है बेटा। अब उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि नेशनल मूवमेंट जो है बेटा एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कुछ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हुई होंगी, कॉलोनी के खिलाफ गुस्सा आया होगा। और वो गुस्सा क्यों आया होगा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या क्या किया होगा बेटा, वो रीजन हमें इसके अंदर बताने हैं बेटा कि लोगों को गुस्सा क्यों आया था। तो लोगों को गुस्सा इसलिए आया था
समझिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो समझिए, इसको स्टोरी के रूप में सीखिए। जैसे आप ब्रिटिश हैं, मतलब आप ब्रिटिश के रूप में, आप मैं दो पोर्शन में चीजों को बांटना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एक तरफ तो जो कॉलोनियल पावर है बेटा हमारे देश में, ब्रिटेन है वो है, और दूसरी तरफ जो इंडियंस है बेटा वो है। अब ब्रिटेन है वो युद्ध लड़ रही है बेटा, वो मतलब वॉर के अंदर खड़ी हुई है वो। तो अब देखो वॉर का इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है, पॉलिटिकल भी उससे अफेक्टेड होता है, उससे इकोनॉमिकल भी अफेक्टेड होता है। दूसरी बात मेरे को ये बताइए, जब इकोनॉमिकल इफेक्ट होगा, अब सारे के सारे वार के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। वार के एक्सपेंसेस कैसे बढ़ जाएंगे, वार में क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, बिल्कुल। आप में गोला बारूद है, कोई सैनिक मर रहा है, तो सैनिक के घर पे पैसा भी देना है, उनको सैलरीज वगैरह भी देनी है। तो इस चीज में वार के एक्सपेंसेस बढ़ने में गवर्नमेंट क्या करेगी, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा देगी, और उसके साथ साथ जो आपके इनकम टैक्स है ना उसको भी इंक्रीज कर लेगी। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से गेन करेगी, वहीं से गेन करी जहां जहां पे उनकी कॉलोनीज बनी हुई है। या ऐसा सोचिए कि मान ले कोई एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए देने हैं, और वो व्यक्ति के 10 घर हैं बेटा। 10 घर का मतलब दे रहा है 10 हाउसेज जो ओन करता है व्यक्ति। तो अब 10 घर उसके हैं, तो 10 के 10 घरों से वो क्या करेगा बेटा, पैसे लेगा। भी पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ऐसे ही कॉलोनियल पीरियड में भी होता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे, तो वो एक्सपेंसेस कहाँ से गेन किए जा रहे थे बेटा, वो कॉलोनीज से गेन किए जा रहे थे। और वो कॉलोनीज से गेन करने के बाद क्या हुआ कि उसने कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, और उसके साथ साथ जो इनकम टैक्स था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। दूसरा, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, बहुत ज्यादा सैनिक मर रहे थे, तो सैनिकों की भर्ती चाहिए। तो जो कॉलोनी के अंदर गांव में दो चार लड़के मेरे लड़के खड़े हैं कहीं पे, उनको पकड़ा और उनको अपना बोल दिया, भाई तुम्हें चलो, तुम्हें लड़ना, हमारे लिए, देश के लिए लड़ना है। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट की जा रही थी। या लालच भी दिया जा रहा था कि अगर तुम हमारे लिए लड़ोगे तो हम तुमको पैसा देंगे, ऐसा देंगे। तो इस तरीके से ये सारी जालसाजी चल रही थी बेटा। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट था जिसकी वजह से भी गुस्सा आया था। और एक था बेटा एपिडेमिक बेटा। उस टाइम पे क्या हुआ, क्रॉप थी बेटा आपकी फेलियर होगी, आपकी क्रॉप बिल्कुल खराब होगी, एक एपिडेमिक आ गया जिसकी वजह से डिजीज भी फैल गई, और फूड की शॉर्टेज पड़ गई बेटा। फूड की क्या होगी, शॉर्टेज। अब इन सारी हार्डशिप्स में लोग अपना जीवन जी रहे हैं। अब तो हम बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग, फोर्स रिक्रूटमेंट भी हो रही है, कहीं पे खड़े हो रहे हैं एक साथ, वहां पे खड़े भी नहीं होना दिया जा रहा, उनको सीधी फोर्स रिक्रूटमेंट कर दी जा रही है। दूसरा, इनकम टैक्स को भी इंक्रीज कर दिया गया है। थर्ड टाइम पे कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया गया है। और उसके साथ साथ लोग ऐसा सोचते थे कि जब ये वर्ल्ड वार होगा, ये सब वर्ल्ड वार की वजह से हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने, पागल नहीं थे लोग कि ऐसा कि ये क्यों हो रहा है, ये इनकम टैक्स एकदम से, अब सबको पता था कि वर्ल्ड वार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ये सबको पता था। लेकिन उनका ऐसा मानना था कि जब ये वर्ल्ड वार ओवर हो जाएगा तो हमारी जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं, ये हार्डशिप्स भी क्या हो जाएंगी बेटा, इनका भी एंड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। दैट इज द केस। इस चीज ने लोगों को बहुत ज्यादा गुस्से में कर दिया कि जब वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है, जब वर्ल्ड वार इनकम टैक्स को लेकर आया था, तो वर्ल्ड वार जब चला गया तो वो इनकम टैक्स को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया, वो हमारे ऊपर क्यों अभी भी इम्पोज किया जा रहा है। तो इस गुस्से के कारण लोगों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को स्टार्ट किया, गवर्नमेंट के खिलाफ बातें उठाई, और जिसको हम बोलते हैं कि जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में इसकी ग्रोथ हुई। इसी के बारे में हमें क्वेश्चन में पढ़ना है बेटा। आशा करता हूँ आपको एक स्टोरी टाइप सा थोड़ा समझ में आया होगा, तो आप लिखने में भी इसमें आपकी हेल्प होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पुश ब्रिटेन इनटू ब्रूटल डिस्ट्रक्टिव वॉर। पता था हमें ब्रूटल डिस्ट्रक्टिव वॉर है। टू मेंटेन द वॉर एफर्ट ब्रिटेन नीडेड ह्यूज सप्लाई ऑफ कमोडिटीज भी चाहिए और मैन पावर भी चाहिए। देखो कमोडिटीज तो आएंगी पैसे से, और मैन पावर वो आप फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हो उससे आ रही है बेटा। तो बीइंग द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन बेटा, पॉपुलस हमारी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा होती है, तो हम बिगेस्ट भी थे, सबसे बड़े भी थे, और मोस्ट पॉपुलस कॉलोनी भी थे। इंडिया गो डाउन इनटू द कॉन्फ्लिक्ट में घुस गए बेटा, वो झगड़े में। और मेजर सोर्स ऑफ मैन का भी सोर्स था हम, और मटेरियल सप्लाई टू द मान, तो मैन का भी सप्लाई होने लगी और मटेरियल की सप्लाई भी होने लगी वॉर में बेटा। तो मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिया। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलाइजेशन, क्या होता है ये समझिए पहले। एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे हम जिसका हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा वर्ड का।
उसके बारे में अंडरस्टूड करेंगे जरूर बेटा। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, एंड मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मोबाइल। तो हम बोलते हैं वो मोबाइल है। मोबाइल का मतलब क्या होता है? चलना फिरना। लेकिन मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। फ्रॉम एंड इंडिया अनसेटल्ड एंड इम्प्रूविस्ट कंट्री मैनी वेज। तो हम अनसेटल्ड भी हो गए और इम्प्रूविस्ट भी हो गए बेटा कंट्रीज में। तो हमारा ना जो शोषण होता है ना, वो शोषण होना स्टार्ट हो गया बेटा, क्योंकि हम बड़ी कॉलोनी थे, पॉपुलस थे, तो फोर्स रिक्रूटमेंट की जा रही है। अब हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा थे तो कमोडिटीज को भेजा जा रहा है। तो ये सारे कारण हुए बेटा। तो अब इसको ना क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके इफेक्ट्स में बांटा गया दो तरीके से। सबसे पहली, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड इन इंडिया न्यू इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशंस। क्या ही नई इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, मैंने पहले ही सेंटेंस में बताया था। जब वर्ल्ड वॉर होता है तो सबसे पहले क्या चेंज होता है बेटा? इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशंस में चेंज आ जाता है। सेकंड, डिफेंस एक्सपेंडिचर में तो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि आपकी इसका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वहां पे अब जब युद्ध ही हो रहा है तो आप गोला बारूद का, गन्स का, गाड़ियों में पेट्रोल का, इन सैनिकों के लिए खाने वगैरह का, इन सब की व्यवस्था करने तो बेटा इंक्रीज तो होगा ही होगा एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई, तो कुछ एक्सपेंडिचर डिफेंस में लगने लगे, विच वर टू फाइनेंस बाय इंक्रीजिंग टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, रेजिंग कस्टम ड्यूटी को रेज कर दिया गया, एंड इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इनकम टैक्स को लेने का भी एक प्रावधान आ गया। तो ये भी हमारी हार्डशिप को बढ़ाने वाला था। प्राइस हाइक हुआ। वार ईयर में प्राइस क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप और द कॉमन मास। तो कॉमन मास के लिए बेटा इस प्राइस हाइक, हाइक का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। तो कॉमन मास था, जो कॉमन लोग थे, हमारी जो पॉपुलेशन थी बेटा, उनको क्या लगा बेटा? एक्सट्रीम हार्डशिप होने लगी, उनको बिल्कुल परेशानी होने लगी इस प्राइस हाइक के साथ मैनेज करने में। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं प्राइस हाइक व्यक्ति जिंदा। विलेज वर कोल्ड अपॉन फॉर सप्लाई ऑफ सोल्जर। विलेज को देखा गया, विलेज को सोर्स माना गया बेटा किसका? सप्लाई ऑफ सोल्जर का। और इसमें फोर्स रिक्रूटमेंट की गई। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर ब्रेड रिसेंटमेंट। इन रिसेंटमेंट का मतलब है अशांति हो गई बेटा विलेज में, कुछ वाइड सेपरेट एंगर, जिससे एंगर आ गया। किसी का बेटा गायब है, किसी का पति गायब है, तब उनका पता भी नहीं है बेटा वो जीवित हैं या नहीं है। भाई एक बार चला गया तो उसके बाद वो आते नहीं थे। तो ये सारे की सारा वाइड स्प्रेड एंगर हो गया। तो लोग समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या हो रहा है? हार्डशिप का मजाक उड़ाया जा रहा है और हमारा शोषण हो रहा है बेटा। ये था बेटा सेकंड। शॉर्टेज ऑफ फूड होगी, क्यों होगी? तो इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक आ गई बेटा, फेलियर ऑफ क्रॉप हो गया सर्वल पार्ट में 1999 में, और 1920 और 1921 मेड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल मिजरेबल होगी। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय होता है, जो बिल्कुल बिल्कुल दया के लायक होगी। लेट टू वाइड स्प्रेड हार्डशिप्स, बिल्कुल हार्डशिप होने लगी बेटा। Muslims were discontented with treatment meted out to the Ottoman Empire by the imperial power। ये कहाँ पहुंच गए हम? एक मिनट रुकिए बेटा। हाँ देखो, मुस्लिम वर डिसटेंटेड बेटा विद द ट्रीटमेंट मेटेड आउट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर बाय द इंपीरियल पावर्स। दिस लेड टू ग्राउंड स्वेल फॉर सपोर्ट फॉर द नॉन कोऑपरेशन। देखो मुस्लिम्स के बारे में क्या हुआ बेटा? डिसटेंटेड का मतलब होता है जो जिस तरीके से वो जो ट्रीटमेंट उनके साथ हुई, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर मेटेड आउट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर से जो आए थे बाय द इंपीरियल पावर्स के द्वारा किया गया बेटा। वो किसके द्वारा किया गया? ऑटोमन एम्पायर को इंपीरियल पावर्स के द्वारा। दिस लेड से ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट, जिससे नॉन कोऑपरेशन को लिए उनको क्या मिली? हमें ग्राउंड स्वेल से सपोर्ट मिली बेटा। बिजनेस क्लास रिएक्टेड अगेंस्ट पॉलिसी दैट रिएक्टेड देयर बिजनेस। और बिजनेस क्लास ने भी पॉलिसीज के खिलाफ क्या किया बेटा? रिएक्ट किया और रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अपने बिजनेस को क्या कर दिया बेटा? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब देखो, अब पीपल अब भी होप कर रहे हैं कि देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर, कि जैसे ही वॉर खत्म होगा उनकी हार्डशिप भी खत्म हो जाएंगी। बट दिस डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल ऑफ दिस रीजन गिव बर्थ टू नेशनल मूवमेंट। इन सब चीजों ने किसको बर्थ दिया बेटा? नेशनल मूवमेंट ने इसको बर्थ दिया। अब सब क्वेश्चंस को यहीं तक खत्म करके छोड़ देते हैं कि भाई इतना हो गया, ये सारे के सारे हमारे नुकसान थे। ये हार्डशिप ज्यादा थी, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी, टैक्स इंक्रीज हो रहे थे, मुस्लिम को डिस्टेंटेड किया जा रहा था, अपोजिशन हो रहा था इंपीरियल पावर से, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी, और हम वो सोचते कि सारी हार्डशिप से ही हमारी चली जाएंगी, तो इसकी वजह से सारा सब कुछ हो रहा था। लेकिन इसके कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी थे। वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स आपको कोई नहीं बताता है, वो हम ही कंटेंट में लेके आए हैं। वो कैसे थे बेटा? डिफेंस एक्सपेंडिचर रोज हो गया। द वॉर क्रिएटेड डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स बेटा।
अब वॉर ने इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड्स को क्रिएट किया। बीइंग ब्रिटेन बिजी इन वार, इंडियन बिजनेसमैन इंडिविजुअल ग्रुप गोट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज बिजनेस। अब ब्रिटेन बिजी हो गया बेटा वॉर में, और इंडियन जो बिजनेसमैन थे बेटा और इंडिविजुअल को ग्रुप को अपॉर्चुनिटी मिल गई टू इंक्रीज द बिजनेस। किसको इंक्रीज करने की? बिजनेस को इंक्रीज करने की। एग्जांपल सेटिंग अप टिस्को, टिस्को को सेटिंग अप किया गया। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल, पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया और नेशनल मूवमेंट को एक अलग रे ऑफ होप मिली। अब गांधी जी भी उस टाइम पे तैयार थे बेटा, गांधी जी के थे नहीं बेटा, तो अब लोगों का ध्यान आया बेटा नेशनल मूवमेंट की तरफ आया, क्योंकि पहले तो इतनी बड़ी कंट्री, इतनी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को एक बात के बारे में समझाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था बेटा। तो ऑल द ट्रिगर्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन इन इंडिया, through this all the people started forming an alliance against British nation, thus this led to growth of national movement। और इसके साथ किसका ग्रोथ हुआ बेटा? नेशनल मूवमेंट का हमारा ग्रोथ हुआ बेटा। इन सब चीजों ने क्या ट्रिगर किया? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन ने इंडिया थ्रू द पीपल स्टार्ट फॉर्मिंग एन अलायंस, अब अलायंस बनाने लगे, गठजोड़ बनाने लगे, ग्रुप बनाने लगे अगेंस्ट ब्रिटिश नेशन के खिलाफ। तो इस प्रकार हमें इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशंस का क्या हुआ बेटा? फायदा हुआ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन आता है, Why did people were outraged by the rule attack? देखो आउटरेज तो सब जगह चल रही है, पहले क्वेश्चन में देखा वहां पे भी आउटरेज थी ब्रिटिश कॉमन के पीपल। क्यों थी आउटरेज? क्योंकि उसके सारे मैंने आपको रीजंस बताए, भाई लोगों में गुस्सा, तो नेशनल मूवमेंट आ रहे हैं। अब रूलर एक्ट में ऐसा क्या था कि रूलर एक्ट की वजह से बेटा लोगों में गुस्सा आ रहा था? बेटा देखो, सबसे पहले रूलर एक्ट को समझिए क्या था। रूलर एक्ट बेटा एक लॉ था बेटा, जो पास किया गया था किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ को पास किया गया, और इसमें क्या किया था बेटा? इस रूल एक्ट में क्या था? किसी भी इंडिविजुअल जो कोई इकट्ठा वगैरह होता है बेटा, उसको क्या कर दिया जाता था बेटा? उसको हम कैप्चर कर लिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल के, और दो मतलब विदाउट एनी कोई भी ट्रायल के उसको जेल के अंदर रख दिया जाता था 2 साल के लिए। उसके बारे में कोई उसकी जमानत भी नहीं होती थी बेटा, और बिना किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बगैर आप सीधा उसको जेल में डाल सकते थे। तो ये रूलर टैक्स था बेटा। तो रूलर टैक्स का मतलब क्या था बेटा? ये किसने पास किया था? ये सबसे पहले जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में समझिए। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी ब्रिटिश की, उन्होंने पास किया था बेटा रूलर एक्ट को। और इन्होंने, ये था जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी ना, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिसेसिव बनाने के लिए, रिप्रेसिव बनाने के लिए उन्होंने रूलर एक्ट को पास किया था। और इसको हमने ब्लैक लॉ के रूप में भी कंसीडर्ड किया है कि रूलर एक्ट एक कैसा लॉ था बेटा? एक ब्लैक लॉ के रूप में भी हमने कंसीडर किया था। तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रूलर एक्ट क्या था और किसकी वजह से इसके में, और इसकी वजह से बेटा गांधी जी ने एक हड़ताल भी की थी जो कि 6 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, और ये हड़ताल थी बाय नॉन वायलेंस। देखो आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो गांधी जी हमेशा हड़ताल वगैरह करते थे या कोई आंदोलन करते थे, वो हमेशा नॉन वायलेंस से रिलेटेड होती थी। एक नॉन वायलेंस की क्या की थी बेटा? हड़ताल भी हुई थी। देखिए पढ़ते हैं। In year 1919, the British government passed a new rule called Rowlatt Act। सबसे पहले 1919 में रूल आया, that is called as Rowlatt Act। नाम क्या था? Rowlatt Act था। Rowlatt Act Commission was appointed to investigate करेगा seditious conspiracy क्या है बेटा इंडियन पीपल की, चालाकी क्या है, उनकी जालसाजी क्या है, उनके द्वारा क्या फॉलोइंग सिचुएशन बनाई जा रही है, उनके द्वारा क्या सोचा जा रहा है। द लॉ पोस्ट पास्ट एम्पावर्ड द वायसराय गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी गई टू स्टॉप ऑल द वायलेशंस बाय साइलेंसिंग द प्रेस, की प्रेस को साइलेंस कर दो, कन्फाइनिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कन्फाइन कर दो विदाउट ट्रायल के, और अरेस्ट कर लो किसी भी इंडिविजुअल को सस्पेक्ट ऑफ सेडिशन का, जो भी इस सेडिशन कॉन्स्पिरेसी रची जा रही, जो जालसाजी रची जा रही है, ट्रेचरी मतलब जो दुस्साहस किया जा रहा है बेटा इंपीरियलिज्म के खिलाफ, और अरेस्टिंग इंडिविजुअल विदाउट एनी वारंट के, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लो आप। तो एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया बेटा, जिसको रेज बाय कॉलिंग हड़ताल बोला गया। द एक्ट वाज इल फेम्ड था बेटा, जिसको हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इंडियन वर आउटरीच बाय द रूलर एक्ट बिकॉज, क्यों थे इसके से गुस्सा बेटा? द लॉ स्टेटेड दैट गवर्नमेंट कैन अरेस्ट द पॉलिटिकल लीडर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years बेटा। लॉ क्या स्टेट करता है? गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है किनको? पॉलिटिकल लीडर्स को विदाउट एनी ट्रायल के 2 years के लिए। और दूसरा क्या बोला गया बेटा इसमें? दूसरा बोला गया है पॉलिटिकल लीडर वर टेकन फ्रॉम अमृतसर बेटा। पॉलिटिकल लीडर को कहां से ले उठाए गए बेटा? अमृतसर से। और गांधी जी वाज नॉट अलाउड इन एंटर दिल्ली, दिल्ली में गांधी जी को एंटर नहीं हो सकते, उनको एंट्री नहीं मिल सकती। सेकंड था मार्शल लॉ वाज इम्पोज, और मार्शल लॉ को क्या किया गया बेटा? इम्पोज किया गया। और देखना मार्शल लॉ जो लगाया गया बेटा, इसके इम्पैक्ट आप देखेंगे, जो कि इम्पैक्ट आपको जलियांवाला बाग में दिखेंगे बेटा।
तो ये मार्शल लॉ लगा था ना, यही तो रीजन था ना मार्शल लॉ का। लोगों को पता नहीं था, पहले इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। महात्मा गांधी वाज extremely agitated by the enactment of the rule act. He argued that everyone cannot be punished for an isolated political crime. कोई भी पॉलिटिकल क्राइम हुआ तो उसके लिए आप सबको सजा नहीं दे सकते। The enraged Indians of political leader and the common public come together. तो पॉलिटिकल लीडर्स और कॉमन पब्लिक कम टुगेदर एक साथ आ गए एंड द एक्ट गवर्नमेंट अडेप्टेड मोर रिप्रेसिव मेजर को अपनाया बेटा टू डोमिनेट द नेटिव पीपल। नेटिव होते हैं उस इलाके के लोगों के लिए। Gandhi and other leaders of National Congress found it futile to take the measure of constitutional opposition. Therefore called a हड़ताल। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया बेटा, एक हड़ताल करना स्टार्ट किया। where Indians suspended all business, सारे बिजनेस को सस्पेंड कर दिया गया। फास्टर टू शो देयर हेटर फॉर द ब्रिटिश लेजिस्लेशन, के खिलाफ अपना हेटर दिखाने के लिए, अपनी नफरत दिखाने के लिए, अपना विरोध दिखाने के लिए ब्रिटिश लेजिस्लेशन के खिलाफ। तो ये था बेटा रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट में सिर्फ यही ध्यान होता है रोलेट एक्ट क्या था, इसके अंतर्गत क्या होता था, कौन सा मार्शल लॉ आया था, पॉलिटिकल लीडर को अमृतसर से उठा लिया गया था, मीन्स अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को एंटर दिल्ली में नहीं करने दिया गया था। इसको लेकर लोग गुस्से में थे और वो हड़ताल पर चले गए थे। एंड व्हाट इज द डेट इज 6 अप्रैल, जो किसमें नहीं है बेटा इंक्लूडेड, तो डेट आपकी 6 अप्रैल थी जब गांधी जी ने मुझको हड़ताल को स्टार्ट किया था। Why did गांधी जी विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अगर कोई गांधी जी को जानता है तो अगर उन्होंने किसी मूवमेंट को वापस लिया है तो सिर्फ एक रीजन से लिया होगा, उनका एक ही कॉमन मीनिंग था, दैट इज नॉन वायलेंस। कि सब चीजें मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस को मैं कभी भी कोऑपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो रास्ता है बेटा, मेरा जो रास्ता है वो सत्याग्रह का रास्ता है। सत्याग्रह क्या होता है, दैट इज ए संस्कृत वर्ड है बेटा। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ और जस्टिस, बिल्कुल इन सर्च ऑफ ट्रुथ के साथ। और नॉन वॉयलेंस जो सत्याग्रह का एक मेन पार्ट होता है बेटा, जिसमें नॉन वॉयलेंस का इस्तेमाल होता है। तो मूवमेंट को अगर मान लिया गांधी जी ने वापस किया है तो उस मूवमेंट में जरूर कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, नॉन वॉयलेंस रहा होगा। उस नॉन वॉयलेंस की जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में हमें इसमें बताना है। दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन बेटा, जो क्वेश्चन के बारे में है। इन फरवरी 92 चोरा चोरी की एक जगह थी बेटा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में। पीपल वर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ क्या कर रहे बेटा, प्रोटेस्ट कर रहे थे। रिटर्न में पुलिस ने उनके ऊपर फायर कर दिया विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो पीपल गोट एगिटेटेड हो गए भाई, सीधी सी बात है, इंडियंस हैं एगिटेटेड तो होने वाले थे ही। ये कुछ लोगों को मार दिया पुलिस ने। अब एगिटेटेड होके किल्ड मैनी पुलिस ऑफिशियल्स को मार दिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। गांधी जी वाज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, गांधी जी एनी काइंड ऑफ वायलेंस के खिलाफ थे बेटा। उनको ऐसा लगता था कि अगर आप इसको थोड़ा डिटेल से जानोगे, अगर चोरा चोरी में वो नॉन वायलेंस को अपनाया गया है, अगर ये कहीं देश के दूसरे इलाकों में इसको अपनाया जाएगा और वहां पे भी नॉन वायलेंस हो गया, तो जो इंडियंस बिल्कुल निर्दोष हैं, जिनका कोई भी लेना देना नहीं है इन चीजों से, उनकी भी डेथ हो सकती है। तो इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कोल्ड कर लिया, क्योंकि वो अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स को जानते थे। वो इस घटना को अगर आंदोलन नहीं लिया जाता वापिस तो इसको बहुत बुरी तरीके के साथ इसको खत्म करते और बहुत सारे इंडिविजुअल की इसमें डेथ भी हो जाती। आगे देखिए, गांधी जी वाज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, सो हियरिंग ऑफ दिस इंसिडेंट ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। ही फेल्ट दैट ही द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट हो गया मैनी प्लेसेस में, व्हिच ही नेवर अप्रूव्ड, जो कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेंड होने चाहिए बिफोर दे कुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल। करने से पहले बेटा वो ट्रेंड होने का मतलब क्या है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। ट्रेंड होने का ये नहीं कि कोई यहाँ पे कोई मतलब कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई 6-7 महीने की ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, मास स्ट्रगल की अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सत्याग्रह होता क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रही, एक सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। ये तो द मास है स्टिल नॉट अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कि लोगों को अभी तक सत्याग्रह का आइडिया नहीं पता लगा है। कंटिन्यूइंग द मूवमेंट में लीड टू कंप्लीट क्योस हो सकता है कंट्री में, तो उन्होंने अप्रीहेंड कर दिया, इस वॉलेंट तरीके को छोड़ दिया। मैनी इनोसेंट लाइफ विल बी कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट को क्या कर लिया बेटा, विथड्रॉ कर लिया। इसलिए मूवमेंट को क्या कर लिया गया था बेटा, विड्रॉ कर लिया गया था। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी रहते हैं। अगर हम एक वीडियो में करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी बेटा। तो वी विल गेट बैक विद अवर नेक्स्ट पार्ट फॉर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो हम अगले सेशन में एनसीईआरटी के सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने वाले हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में या कोई भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह रहता है जिसको आप दोबारा करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।